आपका बेटा थर्ड लेक्चर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे मैंने लिया था उसमें मैंने डिफरेंट साइजेस का डिस्कशन आपसे किया था। मींस डिफरेंट साइजेस मींस एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, ये मैंने डिस्कशन किया था। अब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस आप देखो ध्यान से। यहां पर आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा, देखो ध्यान से। यहां पर तीनों पे बेस्ड आप देखो, मैंने क्या लिखा था, एटॉमिक रेडियस, फिर मैंने लिखा था यहां पर एटॉमिक रेडियस के बाद फिर मैंने क्या लिखा था, कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, फिर एन आयोनिक रेडियस, फिर एक था फिर कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, फिर एक था वान डेर वाल रेडियस। ध्यान से समझना आप यहां पर। इसी को हम कलेक्टिवली भी क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है ना। आयोनिक रेडियाई भी हम कह देते हैं। ध्यान से देखो, मैंने कह दिया था एटॉमिक रेडियस क्या था, जैसे ध्यान से देखो, ये मैंने यहां पे लिखा, इन मान के चलो न्यूक्लियस, और एक यहां पर मैंने एटम लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कैटायनिक रेडियस, तीनों के डेफिनेशन तो वही थे, एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, कैटायनिक रेडियस के डेफिनेशन, एनायनिक रेडियस के डेफिनेशन एक ही थे, सिमिलर थे, बट डिफरेंसेस क्या था। एटॉमिक रेडियस क्या, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस। यदि एटम न्यूट्रल है तो एटॉमिक रेडियस, यदि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक रेडियस, यदि एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो एन आयोनिक रेडियस, या हम कलेक्टिवली कह देते हैं आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियस। कोई दिक्कत तो नहीं आता। कोवेलेंट रेडियस जब एटम कंबाइन करते थे, कोवेलेंट रेडियस का मतलब जब एटम कॉम्बिनेशन स्टेट में होते थे तब हम बात करते थे कोवेलेंट रेडियस। वान डेर वाल रेडियाई भी हम तभी बात करते थे जब एटम इंटरेक्शन में होते थे। ध्यान से समझना एक बार, ध्यान से देखो, कोवेलेंट रेडियस क्या था, कोवेलेंट रेडियस समझना ध्यान से। यहां पर मैंने यहां पर लिख देते थोड़ा सा, एक हम रिवीजन ले लेंगे यहां पर। कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2। वान डेर वाल का फॉर्मूला, वान डेर वाल रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2। फॉर्मूले तो वही थे यहां पर, बट इनमें थोड़ा डिफरेंस आप देखो, इनमें थोड़ा डिफरेंस आप देखो। कोवेलेंट रेडियाई लिखने का सिस्टम वही था, बट ध्यान से देखो, कोवेलेंट रेडियाई जैसे देखो, मैंने कहा दो एटम है, एक मैंने कहा हाइड्रोजन का एटम, एक और हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। मींस इसका न्यूक्लियस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, इसका न्यूक्लियस यहां पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस। जब ये कंबाइन किया, कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया, तब क्या होगा, यहां पर दोनों इस टाइप से मर्ज हो जाएंगे, दोनों इस टाइप से अटैच हो जाएंगे, दोनों के बीच में इस टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया यहां पर। तो हम क्या कहते हैं, इसका न्यूक्लियस मान के चलो यहां पर ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड कर दो 2 से यहां पर, तो मैंने इसको यहां पर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहां पर, मींस उसका हाफ कर दिया। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कोवेलेंट रेडियस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस कम होता है देन कोवेलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है और कोवेलेंट रेडियस में मैंने क्या रिलेशन लिखवाया था कि कोवेलेंट रेडियस कम है एटॉमिक रेडियस से। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो वान डेर वाल रेडियाई, वान डेर वाल रेडियाई कैसे, मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया, यहां पर देखना ध्यान से, दो एटम थे हीलियम के, ये भी हीलियम,
अब हीलियम He2 तो नहीं बनता ना यहाँ पर, एक हीलियम यहाँ पर है गैसियस फॉर्म में। अब जब डिस्टेंस पर थे तो उनमें थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, पास में आए, बट कभी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर सकते यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि इनके बीच में बेसिकली एक मिनिमम गैप हमेशा ही रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हीलियम एटम आए यहाँ पर, इनके बीच में एक मिनिमम गैप था यहाँ पर। देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों हीलियम के एटम है यहाँ पर इस टाइप से, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, ये क्या कहलाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसको हाफ कर दो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से इसको हाफ कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ज्यादा हो गया ना इसका ये पार्ट, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाने लगा क्या, वान डेर वाल रेडियस। या इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वान डेर वाल रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होता है, मींस सबसे ज्यादा वान डेर वाल रेडियस, फिर एटॉमिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। तो इस पर हम डिस्कशन कर चुके थे, और इस पर बेस्ड अप क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर टेस्ट रहेगा। क्लियर? आगे चल के पीरियोडिक टेबल पर आपका टेस्ट आपको देना होगा, और ये टेस्ट हम जो है आपके पेरेंट्स से कंडक्ट कराएंगे। टेस्ट हम आपको भेजेंगे, आपके घर पर टेस्ट भेजेंगे, और आपके पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनका टेस्ट कंडक्ट करके मुझे भेज दो, तो मुझे पता चल जाए किस बच्चे ने कितना परफॉर्म किया। क्लियर? तो आप इसको ध्यान से समझते जाओ। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई सा भी रेडियस हो, यहाँ पे जितने भी मैंने रेडियस बात किए हैं, टॉप टू बॉटम क्या होंगे, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, बट लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पूछ लेगा, बताओ यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर आई नेगेटिव है, यहाँ पे आयोडीन पॉजिटिव है, इनके एटॉमिक रेडियस हमें बताओ, इनके साइजेस का ऑर्डर लिखो। वो कहेगा इनके साइजेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन क्या लिख लो आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस ऑफ आयोडीन। क्लियर? तो आयोडीन एटम है, ये आयोडीन का एनाइन है, ये कैटाइन है। तो ऑर्डर कैसे लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बताओ। आई नेगेटिव, देखो ये एनाइनिक रेडियस सबसे ज्यादा यहाँ पर, ग्रेटर देन, एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन कैटाइनिक रेडियस। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर मैंने कहा एनाइनिक रेडियस, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर कैटाइनिक रेडियस। तीनों में हम ऑर्डर पहले बता चुके थे आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो यहाँ पर। अब नेक्स्ट वो आपसे कहेगा यहाँ पर राइट डाउन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप इनके साइजेस का ऑर्डर लिखना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग कैसे, सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका है, एटॉमिक साइज बताओ सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर। तो अब याद करो टॉप टू बॉटम जब हम जाते थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो साइज बढ़ता था। क्लियर? तो ज्यादा कौन है यहाँ पर, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम सबसे ज्यादा, फिर लिथियम सबसे ज्यादा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसने अगला क्वेश्चन आप लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते जाओ यहाँ पर। उसने कहा राइट डाउन दी ऑर्डर ऑफ साइजेस, तो लिख दिया उसने बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑर्डर आप बताओ यहाँ पर। उसने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा साइज किसका है यहाँ पर। अब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते थे तो साइज डिक्रीज कर जाते थे, तो लेफ्ट टू राइट आप लिख दो पहले, बोरॉन फैमिली, फिर कौन आता था, कार्बन फैमिली, फिर आगे नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली। तो लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता था, मींस इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पे बना दो। क्लियर? एक क्वेश्चन भी आप लिख लो ठीक से यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से। अब उसने कह दिया, मान के चलो यहाँ पर, कि उसने कहा कि पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल के लिए उसने कह दिया पर्टिकुलर N2 मॉलिक्यूल है और उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 180 पिकोमीटर। क्या लिख दिया? पिकोमीटर। ये उसने दिया हुआ था। मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए उसने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 180 पिकोमीटर। किसके लिए? फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फाइंड आउट इट्स कोवेलेंट रेडियस। तो हम कोवेलेंट रेडियस कैसे लिखें? कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2। तो क्या बन जाएगा बताओ यहां पर? तो हम क्या लिख दें इसको? 180 अपॉन 2 आप लिख दो। ठीक है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सभी टाइप के जो साइजेस हैं उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। क्लियर? इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप हेडिंग लिख दो आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इस टाइप से आप लिख दो। आपने हेडिंग क्या लिख दिया? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आप लोग ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर 10th क्लास के बुक में भी है, तो आप लोगों को भी ये 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा ही आना चाहिए। जब रेगुलर बैच आपके होने लगेंगे तो हम आपसे सब बातें पूछेंगे। 10th क्लास की बुक में से हमें सब बातें आपसे पूछेंगे। तो जब हम इसको समझा रहे हैं तो आप लोग भी 10th क्लास की जो बुक है उसको आप जो है साथ साथ में पढ़ते चलना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आप देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी को अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ठीक है ना? ये ध्यान से देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन मीन्स, आयोनाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन, आयोनाइजेशन का मतलब टूट जाना, आयोनाइजेशन मीन्स डिकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन मीन्स डिके, ब्रेक डाउन, डिके होना यहाँ पर। क्लियर? और डिके बेसिकली किसका? इलेक्ट्रॉन्स का डिके। ब्रेक डाउन किसका? इलेक्ट्रॉन का। मीन्स किसका? एलिमिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करो, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट one or more electrons from isolated gaseous atom। डेफिनेशन ठीक से लिखो आप। आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? अब समझो डेफिनेशन को। जैसे एक एग्जांपल समझो यहां पर, जैसे मैंने कहा पोटेशियम। ध्यान से देखो, पोटेशियम बेसिकली यदि आप मार्केट में जाओगे तो पोटेशियम किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन, एक्सेप्टेंस हमेशा गैसियस स्टेट में ही होता है, सॉलिड स्टेट में नॉट पॉसिबल। तो मार्केट से जो आप सोडियम पोटेशियम लाए हो वो सॉलिड है, आपको पहले ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पोटेशियम गैस में। और आप लोग जानते ही हो कि यदि कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए, यदि कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए तो इसमें कौन सी एनर्जी लगानी पड़ती थी?
या हम इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे, सब्लिमेशन प्रोसेस। नाम क्या था, सब्लिमेशन प्रोसेस, या हम कहें सब्लिमेशन एनर्जी। Sublimation means if any compound directly goes to gaseous state from solid state without undergoing liquid state. This process is called as sublimation process. Sublimation मतलब solid से डायरेक्ट गैस में जाना, बीच में लिक्विड में नहीं जाना, पर डायरेक्ट गैस में चला गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो के पोटेशियम गैस में आ गया। अब मैंने एक एटम ले लिया, मैंने इसको जब बहुत ज्यादा हीट किया होगा तो बहुत से एटम बने होंगे, यहाँ पर ढेर सारे एटम्स यहाँ पर आ गए। अब मैंने एक एटम को पकड़ा, यहाँ पर पोटेशियम गैस को मैंने लिया। अब पोटेशियम गैस में से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दिया, तो के पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पर। तो यहां पर जो एनर्जी हमने लगानी पड़ी, यहां पर जो एनर्जी आपने लगाई, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी, अब फिर से सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये कैसा है, ये आइसोलेटेड मतलब अकेला, बहुत से एटम थे, मैंने एक एटम को ही पकड़ा, तो ये आइसोलेटेड है, गैसियस है। क्लियर, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये क्या बन गया, के पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसमें जो एनर्जी लगानी पड़ी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से समझना आप, यहां पे मैंने एनर्जी लगाई, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैंने इस टाइप से यहां पर बना दिया, ये बीच में न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से। अब देखो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, न्यूक्लियस अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता। क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इनमें नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ये अलग नहीं होना चाहते, बट आप इनको अलग करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको कुछ करना पड़ेगा ना, यहां पर आपको इनके अगेंस्ट फाइट करना होगा। मतलब क्या हुआ यहां पर, मींस इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको आपको ब्रेक करना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। मींस यहां पे मैंने इस टाइप से आयोनाइजेशन एनर्जी का एक एग्जांपल भी आपके सामने लिखा है। ये क्या था, पोटेशियम सॉलिड था, तो मैंने गैस बना लिया था। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर गैसियस से हम किसमें, यहाँ पर के पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एनर्जी जो लगाई दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यदि मान के चलो हम इलेक्ट्रॉन्स लगाते जा रहे हैं यहाँ पर, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखो। मान के चलो एक मेटल मैंने लिया और वो गैसियस स्टेट में हमने उसको बना लिया, ठीक है ना, गैसियस स्टेट। अगला एग्जांपल लिख दो, डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज, डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्लियर, वो कैसे, देखो मैंने यहां पर क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या बन जाएगा, M पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहां पर जो एनर्जी हमने लगाई दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही बस मैंने निकाला यहां पर, तो एनर्जी IE1। अब मैंने इसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला यहां पर, तो मैंने ऐसे क्या लिख दिया, M पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और मैंने निकाल दिया, तो क्या होगा, M2 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से और निकल गया है।
क्लियर। तो यहाँ पे एनर्जी मैंने क्या लगाई, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, मींस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मींस M2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे, M2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो M3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन में लिख दिया। एनर्जी लगा यहाँ पर IE3। समझो ध्यान से, जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगाई IE फर्स्ट। क्लियर। उसी मेटल से मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगी IE2। उसी से मैंने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगी IE3। अब मुझे बताओ IE1, IE2, IE3 में सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, सोच समझ के आपको बताना है। क्लियर। तो हम ऑर्डर क्या लिख देते हैं, जनरली IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। समझना ध्यान से। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक एटम ले लिया मैंने इस टाइप से, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत से ऑर्बिट हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्बिट और बना दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा। मतलब क्या, मतलब हुआ क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। बट आपने क्या किया है, आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करवाना चाहते हो। क्लियर। तो आपको इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। आपने जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, उसको दिक्कत आने लगेगी। क्लियर। बट आपने फिर क्या किया, फिर वहीं से सेकंड इलेक्ट्रॉन और निकाला तो न्यूक्लियस और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मींस आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी होगी। अब आपने वहां से ही थर्ड इलेक्ट्रॉन और निकालने गए तो न्यूक्लियस और भी बहुत ज्यादा गुस्सा होएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि उसको दिक्कत आती जा रही है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो मींस आप जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तब एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ी होगी। मीन जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो न्यूक्लियस से फाइट सबसे ज्यादा हुआ होगा यहाँ पर। मींस यदि हम सीक्वेंस वाइज कहें, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, फोर्थ वाले में। सबसे कम कौन से में, फर्स्ट वाले में। यहाँ पर बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो यदि आपसे ये सब पूछ लिया जाए कि डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी IE2, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE3, तो वैल्यू बताओ तो कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, उसका ऑर्डर लिखना हो तो मैंने ऑर्डर लिख दिया IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। क्लियर है ना। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ, इसको ठीक से लिख लेना आप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। मान के चलो मैंने Fe में यहाँ पर Fe लिखा, फिर Fe2 पॉजिटिव लिखा, फिर मैंने Fe3 पॉजिटिव लिखा। अब उसने पूछा मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसमें आसान रहेगा। क्लियर। अब आपको बेसिकली बोला गया एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना इससे आसान होगा कि इसमें से आसान होगा। तो आप क्या बताओगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर। मींस यहां से इस पर ऑलरेडी इसके 3 इलेक्ट्रॉन कोई ले जा चुका है, आप और इसके पास इलेक्ट्रॉन निकलवाने आए तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं जाने देगा ये। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहां से होगा, यहां से। इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट कहां से होगा, तो इस वाले केस से यहां पर। क्लियर। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता के। नेक्स्ट आप देखो
आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि हम बात करें, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी आप देखोगे, यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं, पीरियोडिक टेबल में ये मान के चलो पीरियोडिक टेबल है, जैसे हम देख लेते हैं यहां पर, देखो ये जैसे पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग द पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट कहलाता है। ये अलोंग द पीरियड यदि हम जाएं, क्लियर, तब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। यदि मैंने कहा यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ऊपर से नीचे यदि आप जाते हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपको यहां पर बताना है। तो हम यहां पर इसको कैसे समझाएं, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, तो ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। कोई पूछे ऐसा क्यों? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कोई पूछे तो कैसे में लिख दिया, बिकॉज को इस टाइप से, BC मतलब बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कोई पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या था, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता था, देखो न्यूक्लियस और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं, तो न्यूक्लियस और सभी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जो है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। कोई पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। यदि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं जाने दे रहा पर, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहां पर लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, मींस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। अब कोई पूछे यहां पर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, देखो टॉप टू बॉटम कहें तो अलोंग द ग्रुप्स, ऐसे वर्टिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। यहां पर लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग द पीरियड, टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप्स, क्लियर। तो हम यहां पे लिखना चाहें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। कोई पूछे क्यों, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अभी कहां से आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट, ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहां पे कहा, इस टाइप से आप बना दो, यहां पर ये इस टाइप से न्यूक्लियस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, क्लियर। ध्यान से देखो, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव, तो न्यूक्लियस तो सभी इलेक्ट्रॉन को पास में बुलाएगा, ठीक है नहीं। बट ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन क्या दूर जाना चाहेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस इनको पास में बुला रहा है, यहाँ पर वो, क्लियर। तो ये जो अपोजिशन है, इसी अपोजिशन का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। Screening effect can be defined as it is the opposition created by innermost electron. It is the opposition created by innermost electron. Innermost electron जो हैं उनके द्वारा जो अपोजिशन है, that is called as screening effect. अब ये अपोजिशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये और फैल जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता चला जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट टॉप टू बॉटम हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, या हम और कहना चाहें और साइज, या हम कहें एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लोगे यहाँ पर वो, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ आ जाएगी आपको यहाँ पर।
टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। कोई पूछे क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाता है। लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज कम होता जाता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है। यहाँ पर यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज कम होता जाता है, या हम कहें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। लेफ्ट यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाता है। क्लियर? कोई पूछे क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है, या हम कहें स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कोई पूछे तो क्या? अ पोजीशन क्रिएट बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ये यहाँ पर ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी और टॉप टू बॉटम क्या होगी। क्लियर? इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो एक्सेप्शन आपको हम बताएंगे यहाँ पर। क्लियर? पहले आप कॉमन ट्रेंड्स आप देखो। अब यहाँ पर आपसे मान के चलो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर। अब आपने उसने कह दिया लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनमें बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। अब उसने कह दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो सबसे कम किसका होगा? तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो लेफ्ट टू राइट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मैंने पूरा लिख दिया। यदि हम इनमें देखना चाहें सबसे ज्यादा लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है, मींस लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू सीजियम में सबसे आसान होगा यहाँ पर वो। क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स, मींस ये जो सोलर सिस्टम जो लगते हैं यहाँ पर, मींस आपने घर में जो देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना होता है उसमें सीजियम प्लेट्स हम यूज करते हैं। क्लियर? छत पर आपने देखे होंगे आजकल सीजियम प्लेट्स लगने लगे यहाँ पर। उससे क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो करंट मिलने लगता है, ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें हम ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे? अब ऑर्डर आपको कैसे लिखना है? इंक्रीजिंग लिखना है। तो सबसे कम कौन है? रुबिडियम। क्लियर? उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा लिथियम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू रुबिडियम। ये बात आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बात क्लियर है ना? अब उसने यहां पर ऐसे पूछ लिया, आप बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा? क्लियर? तो हम क्या लिखते हैं? सोडियम का कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब यदि यहां पर कोई ऐसे पूछ ले, कोई यहां पर इस टाइप से आपसे पूछे यहां पर कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक्सेप्शन देखो यहां पर, ये दो एक्सेप्शन हम एक बार बता देते हैं आपको। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन में ज्यादा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट एक एक्सेप्शन यहां पे क्रिएट हो जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फिर मैंने नीचे लिख दिया फॉस्फोरस, फिर मैंने आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यहाँ पर ऐसे मैंने लिखे। तो नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए था आयोनाइजेशन एनर्जी, बट यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा है, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा है। एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है, बट एक एक्सेप्शन किसके बीच में आ गया? नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के बीच में। क्लियर? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं इनमें, हाफ फिल्ड सबसेल्स देखे जाते हैं। क्लियर? ध्यान से देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला।
तो डिफिकल्ट किस में होगा, इसमें डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये हम अभी आगे चल के आपसे बात करेंगे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं अभी यहाँ पर नाइट्रोजन तो 1s2 2s2 2p3, ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे लिखना जानते हैं बट कुछ अभी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पर बात करेंगे, फिलहाल आपको ये एक्सेप्शन के फॉर्मेट में ध्यान रखना होगा। ये क्लियर, कुछ बच्चे जो समझते हैं उनको देखो ध्यान से, नाइट्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 + 2 + 3 7 हो गए। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, बट यहाँ पे कितने, आधा, हाफ फिल्ड है। क्लियर, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर, तो फिलहाल जिन बच्चों को अभी ये पता नहीं 1s2 2s2 ऐसे क्या हैं, क्लियर, तब तक आप इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये बात सही है, बट एक दो जगह एक्सेप्शन भी आ गए यहाँ पर। वो कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो आप डायरेक्ट आप याद रखो इस बात को यहाँ पर कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा देन ऑक्सीजन। सिमिलरली फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, बात आप समझ जाओगे। यहाँ पर आप किसी ने आपसे और सिंपल क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाओ, सबसे लास्ट में कौन दिखता था, हीलियम। हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पर, और वी कैन से हीलियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा जा सकते यहाँ पर। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, तो हीलियम का है। कोई पूछे सबसे कम किसका है, पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कोई पूछे हाईएस्ट किसका है, तो आप लिख दो हीलियम। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में देखो सबसे लास्ट में हीलियम ही आता है यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखना चाहें लेफ्ट टू राइट, हम टॉप टू बॉटम देखें, स्टार्टिंग में कौन आ जाता है, सीजियम या उसके नीचे फ्रांसियम है। बट फ्रांसियम को हम इंक्लूड नहीं करते यहाँ पर क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अपने सिलेबस में भी नहीं है, 11th 12th में भी नहीं आते हैं, इनके कंपाउंड्स भी नहीं यहाँ पर, तो हम सीजियम तक ही रुक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आएगी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग जो है बेटा, कुछ बच्चों के आपके क्लास में डाउट भी आते हैं, ये लेक्चर आप अपना इंटरेस्ट आपका दिखना चाहिए मुझे यहाँ पर। अभी हमारा शेड्यूल जो है बहुत शेड्यूल बिजी है, मतलब फिर भी हम सोचते हैं कि आप अपने घर पे हो, अभी घर पे कोई ज़्यादा काम नहीं है तो आधा 1 घंटा आप पढ़ते भी रहो। क्लियर, इसीलिए हम आपके लिए डिज़ाइन करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपका मुझे इंटरेस्ट दिखना चाहिए। यदि मुझे किसी बच्चे का ऐसा समझ में आता है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम आगे फिर क्लास में रखेंगे भी नहीं। यदि मुझे पता चले बच्चा टेस्ट सीरियसली नहीं देता है तो हम उसको बाद में हटा देंगे उसको। क्लियर, उसको फिर हम लेक्चर सेंड भी नहीं करेंगे। क्लियर, उसका नंबर ग्रुप से हम हटा देंगे। तो सिंसियरली सीरियसली जब आप 30-40 मिनट का जो हम लेक्चर आपको सेंड करते हैं तो इसको आप अच्छे से देखते जाओ, और कहीं से भी कोई डाउट लगे तो वो डाउट आप पूछते जाओ। क्लियर, मुझे बेसिकली ऐसा समझ में नहीं आए कि ये बच्चा सिंसियरली पढ़ा ही नहीं, हमने इसको इतने वीडियो लेक्चर डाले लेकिन उसने पढ़े ही नहीं, उसने कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछे ही नहीं, टेस्ट भी नहीं दिया, तो आप ये समझ लो कि आपका नाम उसमें से हट जाना है। क्लियर, हम इस टाइप के बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते। क्लियर, तो फाउंडेशन में जो बच्चे हम लेना चाहते हैं, जो बच्चे बेसिकली हम फाउंडेशन में लेते हैं वो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मीन्स वो बच्चों का इंटरेस्ट बहुत होता है, वो अभी बहुत सी बातों को सीखना चाहते हैं, वो कॉल करके ही बोलते हैं सर मुझे और आगे का समझा दो, और आगे का समझा दो। क्लियर, और जो बच्चे ने फाउंडेशन ये बहुत अच्छे से समझ लिया तो आके 11th 12th का वो बहुत बड़ा परफॉर्मर बनता है, आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्लियर, तो आपकी सिंसियरिटी, आपकी रेगुलरिटी, पूरा ये सिस्टम जो है, आप लोगों का ये पूरा वीडियो सिस्टम जो है पूरा एक सिस्टम पर ऑपरेट होता है, पूरा सिस्टम जो है, और ये लेक्चर भी, ये प्रोटेक्टेड लेक्चर्स भी हैं,
कॉमनली आपको नहीं दिखेंगे ये, और पूरा सब एक सिस्टम पर ही ऑपरेट होता है। क्लियर? अभी अपन ने जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है पूरा सिस्टम ही हायर किया हुआ है, वही लोग बेसिकली पूरा इसको बनाते हैं, पूरा बेसिकली सिस्टम जो है उसको अरेंज करते हैं। इसी टाइप के क्लासेज आपके जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके भी चल रहे हैं, जो बच्चे 11th में आए हैं उनके भी चल रहे हैं, और आप लोग जो फाउंडेशन है आप लोगों के चल रहे हैं। क्लियर? आप लोगों के लेक्चर जो हैं ये एडवांस फाउंडेशन के नाम से आपके लेक्चर हैं। क्लियर? और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या हम कहें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 12th वालों के चैप्टर है। क्लियर? तो आप अपने जो है लेक्चर्स ठीक से देखते रहो, और मुझे सब बातें हमने एक बार पूरा एनालिसिस आपका किया, और कोई बच्चा बेसिकली मुझे इस बीच में सीरियस या इनडिसिप्लिन दिखा यहाँ पर, तो उस बच्चे को हम फिर बैच में नहीं रखेंगे, ये ध्यान में रखना है। यदि किसी बच्चे को अपने लेवल पर यदि हटना हो, फाउंडेशन नहीं करना हो, तो आप पहले से ही आप हट जाओ। क्लियर? मीन्स मुझे इंटरेस्टेड बच्चे ही चाहिए, मुझे मीन्स ऐसे बच्चे चाहिए जो जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। क्लियर? ये फाउंडेशन हम आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कराना चाहते। यदि कोई बच्चा यदि हटना चाहे तो आप बिल्कुल आप हट जाओ फाउंडेशन से। क्लियर? मुझे क्योंकि ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं यहाँ पर। तो आपका पढ़ाई जो है मुझे प्रॉपर रेगुलर उसमें समझ में आना चाहिए। यदि मैंने कभी भी आपके पूरा एनालिसिस देखा कि बेसिकली किन बच्चों ने कैसा क्या शेड्यूल है, कैसे क्या टेस्ट हैं, तो मुझे प्रॉपर समझ में आना चाहिए, अदरवाइज हम नाम हटा देंगे उसमें से। क्लियर? तो आज आप आयोनाइजेशन एनर्जी को यहाँ तक आप पढ़ो, इसको पूरा एक बार समझो, और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो विदाउट एनी एजिटेशन। क्लियर बेटा? है नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर रखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। ठीक है ना? तब तक आप इन सब बातों को ध्यान से समझते जाओ। ओके, थैंक यू बेटा।